यदि आप ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे जो मैं 150 प्रश्न डिस्कस करने वाला हूँ, लगभग 120 प्लस क्वेश्चन है जो फंडामेंटल और ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट से लिए गए हैं। ये आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और एक एक एक्सप्लेनेशन को समझते हुए सभी प्रश्नों को देख करके आप लर्न जरूर कर लें, नोट्स बना लें। नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप हमारे वेबसाइट https://yourhelp.in पे कर सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के मूल कार्य हैं इनपुट लेना, इनपुट को प्रोसेस करना, आउटपुट देना और डिजिटल रूप मेमोरी डेटा स्टोर करना या गणना करना। तो यहाँ पे चार विकल्प दिए हैं। इसी तरह के प्रश्न विकल्प आएंगे और फिर आपको किसी एक को रेडियो बटन को सेट करना होगा माउस की मदद। कंप्यूटर सिस्टम के मूल कार्य, भाई मूल कार्य कौन कौन से हैं? इनपुट लेना है, बोले जब आप देखेंगे कंप्यूटर सिस्टम का प्रोसेसिंग वर्क मॉडल तो वो होगा आईपीओ। इसमें आई स्टैंड फॉर इनपुट, यानी कि जो भी डेटा आप इनपुट करोगे उस पर प्रोसेसिंग होगी। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्रोसेसिंग जो होती है उसको ईडीपी बोला जाता है। क्या बोलते हैं दोस्तों? ईडीपी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे आईपीओ इनपुट प्रोसेस आउटपुट से संबंधित है। अब यहाँ बात की गई है इनपुट लेना है, इनपुट को प्रोसेस करना, आउटपुट देना और साथ ही साथ एक काम और है वो है डेटा को स्टोर करना। क्या करना? डेटा को स्टोर करना यानी मेमोरी। तो आउटपुट देना और डेटा स्टोर करना। ठीक है, इनपुट को प्रोसेस करना गणना करना के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, डिजिटल रूप, ये पूरा ही डिजिटल रूप होता है। मेमोरी की बात की जाए तो डेटा स्टोर करना मेमोरी ही कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा उपयुक्त विकल्प है वो है डेटा स्टोर करना। वह कमांड है जो उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर भाषा में कंप्यूटर को दिया जाता है। कौन सा? निर्देश, जानकारी, प्रोग्राम या डेटा। इंस्ट्रक्शंस, इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम या डेटा। तो वह कमांड है जो उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर भाषा में, इसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंप्यूटर को दिया जाता है। तो क्या है? निर्देश। क्या दिया जाता है? निर्देश। निर्देश वह कमांड है जो कंप्यूटर द्वारा, तो उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर भाषा में कंप्यूटर को दिया जाता है, वो है निर्देश। ठीक है, अगला प्रश्न है कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी 1964 से 71 की अवधि के अंतर्गत आती है? कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी 1964 टू 71 की अवधि के अंतर्गत आती है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। पहली पीढ़ी का टाइम पीरियड क्या था? 1942 टू 1954। ठीक है, और सेकंड का क्या रहेगा? 1955 टू 64। थर्ड का क्या रहेगा? 1965 टू 1971 72। तो यहाँ पे 64 ये इसके नियरेस्ट है तो इसको आप आंसर दे सकते हैं तीसरी पीढ़ी। क्या विकल्प रहेगा इसका? तीसरी पीढ़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरी पीढ़ी में किसका उपयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब, इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रांजिस्टर, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया। सेकेंड पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया, का ट्रांजिस्टर का। एंड थर्ड पीढ़ी में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का और चौथी पीढ़ी में वीएलएसआई और एलएसआई लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग। तो यहाँ पे तीसरी पीढ़ी की बात की जा रही है तो आईसी हो जाएगा यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। बी विकल्प का सही होगा। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की गति को इसमें मापा जाता था। इसमें मापा जाता था मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड या पिको। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की गति को में मापा जाता था। ये आपको चार विकल्प दिए गए हैं, किसी एक विकल्प को चुनना। बताइए क्या उसमें सही विकल्प होगा? तीसरी पीढ़ी में, भाई पहली पीढ़ी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड जनरेशन आई उसमें थोड़ा समय कम हुआ। तो अगर हम यहाँ पे सेकेंड्स की बात करें तो मिली सेकेंड शुरू होता था, मिली सेकेंड, और मिली सेकेंड से टाइम लगा माइक्रो सेकेंड, और माइक्रो सेकेंड के बाद टाइम लगने लगा नैनो सेकेंड।
नैनो सेकेंड, ये छोटा होता है यानी कम होता है, नैनो सेकेंड लगता है, कितना लगता है, नैनो सेकेंड। और इससे भी छोटा होता है पीको सेकेंड, यानी भविष्य के कंप्यूटरों में बिल्कुल भी कम समय नहीं लगेगा क्वांटम टेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक ना। अगला प्रश्न है, पीसी को चौथी पीढ़ी का माना जाता है और इनमें होते हैं, पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर के अंतर्गत माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया, माइक्रो प्रोसेसर यानी जिसे आज सीपीयू कहते हैं। इसमें लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, वीएलएसआई यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इनका उपयोग किया जाने लगा। तो चौथी पीढ़ी का माना जाता है पीसी को, क्योंकि इसमें माइक्रो प्रोसेसर, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यानी वीएलएसआई का उपयोग किया गया। तो यहाँ पे विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका, आंसर में जरूर कमेंट करें। जो भी साथी जुड़े हैं वो लोग आप कमेंट जरूर करके बताइए कि 6 नंबर का कौन सा आंसर होगा, तो कौन सा हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेस। अच्छा, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किस पीढ़ी में किया गया, कमेंट में बताइए। अगला प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसका एक उदाहरण है, जल्दी से बताइए कमेंट, 7 का कौन सा नंबर सही होगा, पहली पीढ़ी, दूसरी, चौथी, पांचवी। बहुत आसान सा प्रश्न है, तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर का एग्जाम। लैपटॉप होते हैं, लैपटॉप कैसे होते हैं, क्लिनिकल प्रयोगशालाओं में उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर, पोर्टेबल, हल्के और ब्रीफ केस में फिट हो सकने वाले, ध्वनि पहचान प्रणाली या डेस्कटॉप। लैपटॉप जो होते हैं वो पोर्टेबल होते हैं, यानी पोर्टेबल का मतलब होता है जिसे आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं। हल्के होते हैं, ब्रीफ केस स्टाइल में होते हैं जिसको आप पकड़ करके सूटकेस की तरह ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से बी विकल्प सही हो जाएगा। एक एक बड़ा और महंगा कंप्यूटर है जो वैज्ञानिक और व्यावसायिक अनुप्रयोगों को करने में सक्षम है। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी हैंडहेल्ड कंप्यूटर। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, महंगा कंप्यूटर भी है, वैज्ञानिक और व्यावसायिक रिसर्चेज के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, ए सुपर कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर किसकी सप्लाई पर काम करता है, लगातार इलेक्ट्रिकल पल्स पर, इलेक्ट्रिकल पल्स लेकिन लगातार नहीं, चुंबकीय शक्ति, भौतिक शक्ति। तो इलेक्ट्रिकल पल्स तो आती हैं, लगातार आती हैं, और कभी आती हैं कभी नहीं आती हैं, तो ये कम या अधिक हो सकती है, तो ये एनालॉग सिग्नल इस तरह से काम करता है। एनालॉग कंप्यूटर आपके दाब मापने के लिए या ऐसी भौतिक राशियों को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है जिनका मान, वैल्यू बदलता रहता है, तो यहाँ पे लगातार नहीं को चुनना है और इलेक्ट्रिक पल्स के रूप में काम करता है। सीस्मोग्राफ, सीस्मोग्राफ किसका एक उदाहरण है, का एक उदाहरण है, बताइए जल्दी से। सीस्मोग्राफ जो कि भूकंप मापी यंत्र होता है, और ये एक तरह का एनालॉग कंप्यूटर होता है, क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर। कंप्यूटर की मौजूदगी कहाँ देखी जा सकती है, शिक्षा, बैंकिंग, मल्टीमीडिया या ये सभी। कंप्यूटर की मौजूदगी आप हर जगह देख सकते हैं, शिक्षा में भी, एजुकेशन के क्षेत्र में, बैंकिंग, मल्टीमीडिया, तीनों ही क्षेत्रों में आपको मिलेगा कंप्यूटर देखने को। सो यहाँ पे ये सभी विकल्प सही हो जाए। पॉइंटिंग डिवाइस में निम्नलिखित शामिल हैं सिवाय इसके, माउस, टच स्क्रीन, ट्रैक बॉल, कीबोर्ड। तो माउस, टच स्क्रीन, ट्रैक बॉल, ये तीनों ही में ही क्या है कि पॉइंटिंग डिवाइस है, यानी कि आप कर्सर को या पॉइंटर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जैसे ये पॉइंटर दिख रहा है, तो इस तरह के पॉइंटर को आप मॉनिटर करते हैं और उसको मैनेज कर पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं। तो ये काम आप किससे करते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस से। और कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड टेक्सचुअल या नंबर्स डेटा को आप इनपुट के लिए प्रयोग। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, डी कीबोर्ड। जॉयस्टिक का मुख्य रूप से उपयोग किसके लिए किया जाता है, किस लिए किया जाता है, जॉयस्टिक जो होता है उसका उपयोग करते हैं स्क्रीन पर आवाज को कंट्रोल करने के लिए, कंप्यूटर गेमिंग के लिए, टेक्स्ट डालने के लिए या चित्र बनाने के लिए, इसके लिए करते हैं जॉयस्टिक का उपयोग। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जो कि गेमिंग डिवाइस के रूप में जानी जाती है, और इसमें एक लीवर जैसी संरचना रहती है और कुछ बटन्स इसमें लगे होते हैं। तो ये बटन जो लगे होते हैं इनसे इनको आप ऑपरेट करते हैं, लेफ्ट राइट या कंट्रोल करने का काम करते हैं, जबकि लीवर जो होता है उससे आप
कर्सर को मूव कराते हैं, ठीक ना, या जो गेमिंग प्लेयर है उसको मूव कराते हैं। तो यहाँ पे जॉयस्टिक का उपयोग किस लिए किया जाता है? कंप्यूटर गेमिंग के लिए। ठीक, तो बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। एक डिवाइस जिसका उपयोग चित्र, ग्राफिक्स बनाने और मेन्यू चुनने के लिए किया जाता है, तो वो कौन सी डिवाइस है? इसका उपयोग आप चित्र बनाने, ग्राफिक्स बनाने या मेनू चुनने के लिए करते हैं। कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन, लाइट पेन, तो कौन सी डिवाइस है? तो यहाँ पे कीबोर्ड जो है वो एक तरह का टेक्स्ट या नंबर्स डेटा को इनपुट करता है, सिंबल्स को करता है, यानी न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक डेटा को इनपुट करने के लिए यूज होता है। जबकि माउस जो है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस है। टच स्क्रीन एक तरह से टच करके आप उससे इनपुट देते हैं, लेकिन लाइट पेन जो है वो एक चित्र या ग्राफिक्स बनाने के लिए या मेनू चुनने के लिए उपयोग में लाया जाता है। लाइट पेन एक पेन की तरह संरचना होती है जिसमें एक ऑप्टिकल डिवाइस लगाई जाती है कॉर्नर पे, और जैसे ही आपका पॉइंटर यहाँ पे मूव करता है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर लाइट वापस जाती है और ये सिग्नल्स भेज देता है आपके कंप्यूटर, राइट। 16 इज एक डिवाइस जो कॉपी बनाता है और टेक्स्ट और चित्रों को दोबारा बनाता है, उसे क्या कहते हैं? कोई ऐसी डिवाइस जो कॉपी बनाता है, यानी कि उसकी डुप्लीकेट बनाता है और टेक्स्ट और चित्रों को दोबारा बनाता है, तो जैसे सीपीयू, मेमोरी, प्रिंटर, स्कैनर। तो जो आप डिवाइस है वो जो कॉपी बनाता है और टेक्स्ट और चित्रों को दोबारा बनाता है, तो ये क्या है? स्कैनर। क्या है? स्कैनर। 16। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, MICR संक्षिप्त रूप में सी का मतलब क्या है? दोस्तों, इनपुट डिवाइसेस के अंतर्गत MICR का उपयोग किया जाता है। MICR का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन यानी कि पहचान करने वाला, कैरेक्टर की पहचान करने वाला। कैसे? कैरेक्टर की स्याही से, मैग्नेटिक स्याही से लिखे हुए। तो जो बैंकों में चेक होती है, उस चेक में कुछ नंबर्स यहाँ पे लिखे होते हैं। इन नंबर्स को वेरीफाई करने के लिए MICR का उपयोग किया जाता है। इस चेक को पास में रखते ही इन कैरेक्टर्स से चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पे सी का मतलब क्या है? कैरेक्टर। क्या है? सी का मतलब कैरेक्टर। बारकोड रीडर किसका एक उदाहरण है? बारकोड रीडर आपने कई सारे प्रोडक्ट्स पे, जो भी प्रोडक्ट्स आप खरीदते हैं उस पे इस तरह के बार यानी पट्टियां बनी हुई देखी होंगी और कुछ नंबर्स यहाँ पे लिखे रहते हैं। ये जो होता है ये बारकोड कहलाता है, और इस बारकोड को रीड करने के लिए बारकोड रीडर की जरूरत होती है। ये एक तरह से इनपुट डिवाइस का काम करता है। यहाँ पे सी विकल्प सही होगा, सी इनपुट डिवाइस। डिजिटल कैमरा किस प्रकार का डिवाइस है? डिजिटल कैमरा जो होता है दोस्तों वो भी एक कोई भी फोटोग्राफिक इमेज है या फोटो है, ठीक ना, इमेज को या कोई चित्र है, चित्र को इनपुट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है डिजिटल कैमरा। तो डिजिटल कैमरा एक तरह की क्या हो गया? इनपुट डिवाइस। ठीक, ये एक तरह का इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, आउटपुट डिवाइस का क्या कार्य है? आउटपुट डिवाइस जो होता है वो डेटा को प्रोसेस करने के बाद प्रिंट करने का या उसको प्राप्त आउटपुट देने का काम करता है। तो उपयोगकर्ता को आउटपुट देने का काम करती है आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पे सी विकल्प आपका सही होगा। आउटपुट डिवाइस से क्या संभव हो पाता है? यानी आउटपुट डिवाइस अगर कोई है तो उससे क्या संभव हो पाता है? जो भी आउटपुट डिवाइस का आप उपयोग करें, चाहे वो मॉनिटर हो, प्रिंटर हो, या फिर प्लॉटर हो या स्पीकर हो, इससे आप डेटा को देख सकते हैं, यानी मॉनिटर में प्रिंट कर सकते हैं प्रिंटर का उपयोग करके। तो डेटा देखना या प्रिंट करना, ये दोनों ही काम आप इससे कर सकते हैं आउटपुट। किस प्रकार का प्रिंटर उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंट ग्राफिक्स नहीं बना सकता? डेजी व्हील प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर या चैन प्रिंटर? प्रिंटर की बात की जाए तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी डेटा को, यानी मॉनिटर पर प्रदर्शित डेटा को आप हार्ड कॉपी रूप में कर सकते हैं। प्रिंटर में दो तरह के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। कौन सा है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या है कि छाप छोड़ी जाती है कोई हैमर या पिंस जैसी संरचना से ठोकर मार के, जबकि नॉन इम्पैक्ट में स्याही का उपयोग किया जाता है, में किसी तरह का प्रेशर या दबाव
नहीं पड़ता, यानी कि ये ठोकर वाली संरचना नहीं रहती, पेन या हैमर जैसी। तो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आपके आते हैं ये डेजी व्हील प्रिंटर। एंड इसमें जो भी प्रिंटर होते हैं वो करेक्टर प्रिंटर होते हैं। करेक्टर प्रिंटर यानी एक एक करेक्टर को प्रिंट करने वाला, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है वो होता है, जैसे लेजर प्रिंटर आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इंकजेट प्रिंटर भी आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। मैं लेजर जैसी स्याही का उपयोग करते हैं और इंकजेट का प्रयोग करते हैं जिसमें वेट यानी गीली स्याही का उपयोग करते हैं। लेजर में ड्राई इंक होती है। तो यहाँ पे विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंट ग्राफिक्स नहीं बना सकता है किस प्रकार का प्रिंट? यहाँ पे आपका डेजी व्हील, लेजर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चैन प्रिंटर, कौन सा विकल्प सही होगा? जल्दी से कमेंट करिए, कोई जुड़ा नहीं अभी। देखिए यहाँ पे डेजी व्हील प्रिंटर एक तरह का इम्पैक्ट प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, इस पे भी आपने ग्राफिक्स प्रिंट किए होंगे। डेजी व्हील प्रिंटर में कुछ इस तरह से संरचना होती है, डेजी यानी सदाबहार के फूल की तरह, जिसमें हेमर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं और आप कोई अच्छा सा चित्र तैयार कर सकते हैं। लाइन प्रिंटर में एक बार में पूरी लाइंस प्रिंट होती है, जबकि चैन प्रिंटर जो होता है वो एक बार में एक करेक्टर को प्रिंट करने का काम करता है। यहाँ पे डी विकल्प सही हो जाएगा, चैन प्रिंटर, जिसमें आप हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स नहीं बना सकते। निम्नलिखित में से कौन उच्च गुणवत्ता वाला आउटपुट देता है? इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ए और बी दोनों या प्लॉटर? तो दोनों ही तरह के प्रिंटर उच्च गुणवत्ता वाला आउटपुट देते हैं। ए और बी दोनों यहाँ पे सही विकल्प हो जाए। अच्छा, कुछ लोग सवाल कर सकते हैं कि ये प्लॉटर क्यों नहीं किया? तो प्लॉटर भी एक तरह का इम्पैक्ट प्रिंट, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, इसलिए ये आपका बी में विकल्प में आ जाएगा इस वजह। ठीक है। लेजर प्रिंटर का रेजोल्यूशन किस रूप में बताया जाता है? जो लेजर प्रिंटर होता है ये पीपीएम, पेज पर मिनट में बताया जाता है, जबकि डीपीआई जो होता है उसका पूरा नाम होता है डॉट्स पर इंच। क्या होता है? डॉट्स पर इंच। एलपीएम, सीपीएम, करेक्टर प्रिंट, करेक्टर पर मिनट। एलपीएम का मतलब लाइन पर मिनट, यानी लाइन वो एक बने हैं, जबकि पीपीएम होता है पेज पर मिनट। और जो लेजर प्रिंटर होता है वो एक बार में कई पेज निकालता है। तो यहाँ पे पीपीएम सही विकल्प। निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, बायोमेट्रिक सेंसर, ट्रैक बॉल या प्लॉटर? कौन एक आउटपुट डिवाइस है? तो यहाँ पे आपका कीबोर्ड, बायोमेट्रिक सेंसर, ट्रैक बॉल तीनों ही इनपुट डिवाइस हैं, जबकि प्लॉटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सीपीयू का एक हिस्सा है? सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, के तीन भाग होते हैं, एएलयू, सीयू और एमयू। ठीक है। तो यहाँ पे सीपीयू का एक हिस्सा है एएलयू, कंट्रोल यूनिट, ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों में सही विकल्प। एएलयू में अंकगणितीय संक्रियाएं क्या क्या करती हैं? जोड़, घटाव, गुणा या ये सभी? तो ये सब सभी विकल्प सही हो जाए। 28 का प्रश्न है, अंक गणितीय तर्क इकाई एएलयू और कंट्रोल यूनिट खंडों में विशेष उद्देश्य वाले स्थान होते हैं, जिन्हें कहा जाता है? क्या कहा जाता है? रजिस्टर, रैम, बायोस, आईओ। आईओ जो होता है वो इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए रेफर होता है, और इनपुट आउटपुट डिवाइस में आपके स्टोरेज डिवाइसेस आ जाती है, चाहे वो हार्ड डिस्क हो, पेन ड्राइव हो, ये सभी तरह की डिवाइसेस आपकी आईओ डिवाइसेस होती हैं। बायोस होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो बूटिंग के दरमियान सभी डिवाइसेस को चेक करने का काम करता है। रैम होता है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी।
और रजिस्टर की बात की जाए तो ये कंट्रोल यूनिट खंडों में विशेष उद्देश्य वाले स्थान होते हैं जिनमें डेटा अल्प समय के लिए स्टोर होता है और सीपीयू ये चला जाता है। निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय स्टोरेज डिवाइस है? हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑडियो टेप या ये सभी? भाई स्टोरेज डिवाइस की बात की जाए तो इसमें अलग अलग तरह की डिवाइसेस उपयोग में आती थी। पहली मैग्नेटिक टेप के तौर पे इस्तेमाल में की जाती थी, जो पहले कैसेट नुमा संरचना होती थी जिसमें एक दो एक्सेस पर टेप लगा होता था और ये मैग्नेटिक टेप होता था जिसमें एक रोल होता था और ये सिक्वेंशियल होता था। किस तरह का होता था? सिक्वेंशियल, यानी एक क्रम से इसमें डेटा को रीड एंड राइट किया जाता था, रीड राइट हेड से। जबकि इसके बाद जो दूसरी आती है मैग्नेटिक कोर मेमोरी। मैग्नेटिक कोर मेमोरी के अंतर्गत आपके हार्ड डिस्क जैसी संरचना आई जिसमें डेटा को आप कहीं भी एक्सेस करके रीड एंड राइट कर सकते हैं। एंड तीसरी है ऑप्टिकल डिवाइसेस। ऑप्टिकल डिवाइसेस के अंतर्गत आपके सीडी डीवीडी इनका उपयोग किया जाता है। एंड चौथी फिर आती है आपके सेमीकंडक्टर मेमोरी। सेमीकंडक्टर मेमोरी यानी कि जितने भी आपके फ्लैश कार्ड या फिर आपका मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, इनका उपयोग किया जाने लगा। तो ये जो बात की जा रही है चुंबकीय स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑडियो टेप या ये सभी। तो आप खुद से विकल्प चुन सकते हैं कौन सा इसका सही हो जाएगा, आप कमेंट में जरूर बताएं। एग्जैक्टली इसका होगा ए, हार्ड डिस्क। ठीक है, जबकि कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑडियो टेप, कॉम्पैक्ट ऑडियो टेप जो है वो मैग्नेटिक टेप का उदाहरण है, कॉम्पैक्ट डिस्क एक तरह से ऑप्टिकल डिवाइस का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम केवल क्रमिक पहुंच यानी सिक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है? जैसे मैग्नेटिक टेप का एग्जांपल दिया मैंने, तो इसमें क्या होता है कि फ्लॉपी, मैग्नेटिक डिस्क, टेप या ऑप्टिकल। तो यहाँ पे मैग्नेटिक टेप इसका एग्जांपल हो जाए। मैग्नेटिक डिस्क के अंतर्गत आपका हार्ड डिस्क आता है और एसडीडी यानी सिंक्रोनाइज डिस्क आता है। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क यूज की जाती थी, ये भी एक तरह से मैग्नेटिक कोर मेमोरी है। ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत सीडी डीवीडी का उपयोग किया जाता है एंड ब्लू रे डिस्क ऑल्सो। ठीक है, तो मैग्नेटिक टेप यहाँ पे विकल्प सही हो जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात होती है, इनमें से कौन एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? सीडी रोम, रैम, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, मेमोरी में दो तरह की स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है। पहला प्राइमरी या इंटरनल जिसे कहते हैं। प्राइमरी का मतलब है प्राथमिक मेमोरी और सेकेंडरी का मतलब है जो द्वितीयक मेमोरी है तो दूसरे नंबर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो कंप्यूटर को जब आप इंस्टॉल करते हैं यानी शुरुआत में लेके आते हैं तो खाली कंप्यूटर में मदरबोर्ड में दोनों ही रहेंगी, रैम रहेगी एक्सेस करने के लिए एंड रोम रहेगी जिसमें परमानेंट आपका डेटा स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, एंड सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आप जो इससे जोड़ते हैं जैसे हार्ड डिस्क हुआ या आपके स्टैटिक डिस्क हुआ, एसडी, एंड इसके अलावा आप पेन ड्राइव जोड़ें तो वो भी आपका सेकेंडरी है, सीडी डीवीडी लगाएंगे तो वो भी सेकेंडरी मेमोरी है। तो यहाँ पे पूछा गया इनमें से कौन एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। आंसर आपको पता चल गया, तो कौन सा आप आंसर देंगे? सीडी रोम, रैम, ए और बी दोनों? तो नहीं, सीडी रोम ओनली। कौन सा विकल्प सही होगा? ए। दोनों के चक्कर में मत पड़ जाइएगा, सीडी रोम आपको सही विकल्प चुनना है। मेमोरी मापने की सबसे छोटी इकाई है बिट, निबल, बाइट या मेगा? अगर आप मेमोरी की बात करें तो मेमोरी मापन की जो सबसे छोटी इकाई है, अगर बिट दिया है तो आपको चुनना चाहिए बिट, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 मशीन भाषा को ही समझता है और मशीन भाषा में दो डिजिट इस्तेमाल होते हैं, 0 एंड 1, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट बिट। बाइनरी डिजिट यानी बिट। अब बिट यहाँ पे कौन सा है? सबसे छोटी मेमोरी है। एंड 8 बिट का समूह है। कितना? 8 बिट का समूह एक बाइट बनाता है। अगर 4 बिट के समूह का पूछा जाए तो वो एक निबल बनाता है, यानी 1 निबल इक्वल टू 4 बिट, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट। और ये 2 पावर 10 जैसे ही होता है, यानी कि दो जो है इसका आधार है द्विघाती संख्या का। बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार जो है, बेस है, वो 2 है और 2 को आप 2 पावर 10 करते ही ये मानक बदल जाएगा और यहां से आपकी इकाइयां बदल जाती हैं। तो 2 पावर 10 बाइट अगर हो तो इसको चेंज करने पे 1024 बाइट हो जाएगा और 1024 बाइट आपका 1 किलो बाइट के बराबर हो जाता है, 1 किलो बाइट। और इसी तरह 1024 केबी, किलो बाइट आपका कन्वर्ट हो जाएगा 1 MB में।
और 1024 MB बराबर 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट हो जाएगा। बीटा जेटा ये आपके आगे बढ़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? तो अभी आपको बताया 1 मेगाबाइट बराबर 1024 KB। 2 पावर 10 अगर ऐसे अंदर है तो 2 घात 10, 10 अंतिम है, 10 के बाद 11 आएगा तो 11 में यूनिट बदल जाएगा। तो 2 पावर 10 का जो वैल्यू है वो 1024 होता है। इसीलिए आपको हार्ड डिस्क या एसडी रैम जो मिलेंगी, एसडी रैम हो सकता है 500 GB की मिल जाए, लेकिन हार्ड डिस्क ज़्यादातर आपको क्रम से ही मिलेंगी, 512 GB की रहेगी, इस तरह से रहती है। ठीक है, तो ये 2 पावर बढ़ता चला जाता है। इनपुट आउटपुट डिवाइस और बाहरी स्टोरेज मीडिया को मिलाकर क्या नाम दिया जाता है? अगर आप इनपुट आउटपुट डिवाइस और बाहरी स्टोरेज मीडिया को मिला देते हैं तो इन दोनों के मिलन से बनता है पेरिफेरल। क्या बनता है? पेरिफेरल्स। जितनी भी डिवाइसेस आपके सिस्टम से जुड़ती हैं उन सबको पेरिफेरल्स कहा जाता है। सॉफ्टवेयर के भाग हैं वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट, ट्रांजैक्शन और एप्लीकेशन, विंडोज और मैक ओएस सिस्टम और एप्लीकेशन। सॉफ्टवेयर के भाग हैं वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट दोनों ही हैं, ट्रांजैक्शन और एप्लीकेशन नहीं है, विंडोज और मैक ओएस ये भी आपके हैं, ठीक, सिस्टम और एप्लीकेशन। तो यहाँ पे ये इन सब के एग्जाम्पल इसमें समाहित हो जाएंगे, तीनों ही आपके कहाँ समाहित हो जाएंगे? सिस्टम और एप्लीकेशन में। एक भ्रमित करने वाला प्रश्न है, अगर आपने पढ़ना शुरू किया पहले ही को टिक कर देंगे, जबकि यहाँ पे आप देखोगे कि तीनों में चारों आपके आंसर सही हैं, लेकिन ज्यादा उपयुक्त विकल्प कौन सा है ये आपको चुनना होगा। तो सॉफ्टवेयर के भाग हैं, यहाँ पे डी विकल्प सही होगा, सिस्टम और एप्लीकेशन। आपको पढ़ाया भी जाता है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो सॉफ्टवेयर के दो भाग होते हैं, पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर जिनसे आप किसी कंप्यूटर सिस्टम या किसी भी डिवाइस को ऑपरेट करते हैं, दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आपके जनरल पर्पज या स्पेशल पर्पज काम के लिए किसी संगठन या किसी इंडिविजुअल पर्सन के पर्सनल काम के लिए तैयार किए जाते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं एंड इसके अलावा मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर आते हैं एंड सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर आते हैं। जबकि एप्लीकेशन के अंतर्गत आपके वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट आ जाएंगे, ट्रांजेक्शन और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाएंगे। विंडोज और मैक ओएस दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि सिस्टम और एप्लीकेशन ये सॉफ्टवेयर के भाग हैं। तो आपका ज्यादा उपयुक्त विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, एमएस ऑफिस। भाई आप ज्वाइन है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर एक सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम करता है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर और असेंबलर ये तीनों ही आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। क्या होते हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज यानी 0 और 1 की लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों एक ही तरह काम करते हैं, बस अंतर यह है कि कंपाइलर एक बार में पूरे कोड को एग्जीक्यूट करता है, जबकि इंटरप्रेटर एक बार में एक लाइन के कोड को ही सेपरेट करता है और फिर अगर कोई भी गलतियां होती है तो उसको वापस एरर दिखाता है और आप उसे डिबग करते हैं। बग एंड डिबग को भी समझ लीजिए, कंप्यूटर में किसी भी तरह की जो एरर आती है उसको बग बोलते हैं और प्रोग्राम में अगर इस बग को हटा दिया जाता है तो वो बोला जाता है डिबग। डिबगिंग से मतलब है कंप्यूटर में प्रोग्राम के अंतर्गत आने वाली एरर यानी गलती को हटा देना, डिबगिंग कहलाता है। और बग एक तरह की एरर होती है यानी गलती होती है, त्रुटि होती है। इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? एंड इंटरप्रेटर, कंपाइलर दोनों ही आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं। ठीक है, और ये बग प्रोग्राम को इंटरप्रेट या कंपाइल करते हैं। जैसे सी के लिए सी कंपाइलर चाहिए होगा, पाइथन के लिए आपको पाइथन का इंटरप्रेटर या कंपाइलर चाहिए होगा, विजुअल बेसिक के लिए भी आपको विजुअल बेसिक का इंटरप्रेटर चाहिए होगा। एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे आपका डी विकल्प सही हो जाए। ऑपरेटिंग सिस्टम एक है, क्या है? एक एप्लीकेशन, सिस्टम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या भाषा? ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप आंसर आसानी से कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग है, तो यहाँ पे बी विकल्प आपका सही होगा। असेंबली भाषा में इस्तेमाल होने वाले ट्रांसलेटर प्रोग्राम को क्या कहते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज हो या असेंबली भाषा, इनको बदलने के लिए यानी कि 0 और 1 की लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए
लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज किए जाते हैं, जिन्हें ट्रांसलेटर प्रोग्राम कहते हैं। और असेंबली भाषा में इस्तेमाल होने वाला ट्रांसलेटर प्रोग्राम है वो है असेंबलर। क्या है? असेंबलर। तो यहाँ पे सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये दोनों भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, लेकिन ये हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं 0 और 1 में, जबकि असेंबलर जो है वो असेंबली लैंग्वेज को, असेंबली भाषा को 0 और 1 में कन्वर्ट करता है। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर खास निजी, व्यावसायिक या वैज्ञानिक प्रोसेसिंग कार्यों को करने के लिए डिजाइन किया जाता है? सिस्टम, एप्लीकेशन, जीयूआई या कंपाइलर? किस प्रकार का सॉफ्टवेयर अगर कोई खास निजी, व्यावसायिक या वैज्ञानिक प्रोसेसिंग कार्य को करने के लिए तैयार किया जाता है तो उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक तरह का निजी, व्यावसायिक या वैज्ञानिक प्रोसेसिंग कार्यों के लिए डिजाइन किया जाता है। अगला प्रश्न है, यह निर्देशों या प्रोग्रामों का एक सेट है जिसे किसी खास इस्तेमाल या एप्लीकेशन के लिए डिजाइन किया गया है, जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने में सक्षम बनाता है, उसे कहा जाता है। तो निर्देशों या प्रोग्रामों का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है। अच्छा, सॉफ्टवेयर अगर एप्लीकेशन के लिए डिजाइन किया गया है, उपयोगकर्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने में सक्षम बना रहा है, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है, अच्छा यहाँ पे एप्लीकेशन की बात हो रही है तो यहाँ आपका सही विकल्प क्या होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उपयोगकर्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने में, ध्यान दीजिए, एप्लीकेशन के लिए डिजाइन किया गया है। एप्लीकेशन यानी काम के लिए यहाँ कहा गया है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात नहीं हो रही है, तो ये विकल्प इसका सही हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगला प्रश्न है, यूटिलिटी प्रोग्राम में शामिल हैं? यूटिलिटी प्रोग्राम सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, जो सिस्टम मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, यानी सिस्टम को रख रखाव के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे डिस्क डीफ्रैगमेंटर हुआ या डिस्क क्लीनर ऐप हुआ, वो वायरस स्कैनिंग सॉफ्टवेयर है, तो वो भी आपके यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं। तो यहाँ पे ए बी सी डी कौन सा विकल्प सही है? तो वायरस स्कैनिंग सॉफ्टवेयर भी यूटिलिटी प्रोग्राम होता है। बैकअप सॉफ्टवेयर अगर है तो वो भी यूटिलिटी प्रोग्राम है। डिस्क फ्रैगमेंटर है वो भी यूटिलिटी प्रोग्राम, यानी कि यहाँ पे डी विकल्प सही हो जाएगा, ऊपर के सभी। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर कोई ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसे उसके सोर्स कोड के साथ वितरित किया जाता है, जो संशोधन के लिए उपलब्ध होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स या प्रोप्राइटरी? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके या किसी संगठन या संस्था के काम के लिए उपयोग होते हैं, और ये पब्लिकली होते हैं और कुछ विशेष पर्पज के होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये ऐसी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर जैसे सिस्टम या डिवाइस को ऑपरेट करने का काम करते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की मतलब का सोर्स कोड इंटरनेट पर फ्री उपलब्ध हो और वो आप कहीं भी यूज करके उसको दोबारा से तैयार करके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और ये आप उबुंटू, काली लिनक्स, फेडोरा लिनक्स या रेड हैट लिनक्स, इनके माध्यम से इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जैसे माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज हुआ या फिर विंडोज के अलावा एमएस ऑफिस, ये आपके प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें आपको पेड करके खरीदना होता है, यानी पैसे भुगतना। तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण या के उदाहरण हैं लिनक्स, यूनिक्स, माई या ये सभी। तो दोस्तों, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंतर्गत लिनक्स, यूनिक्स, माई तीनों ही आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, और ये आपको इंटरनेट पर फ्री उपलब्ध हैं, जिन्हें आप कोड सहित डाउनलोड कर सकते हैं। वह सॉफ्टवेयर कॉपीराइटेड होता है और इसके इस्तेमाल पर सीमाएं होती हैं। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन या सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो लिमिटेशंस हैं, कॉपीराइटेड है, तो ये एक तरह से प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहलाएंगे, क्योंकि इसमें किसी निजी व्यक्ति का एक अधिकार है और वह इन्हें इस्तेमाल करने की अनुमति दे सकता है और नहीं। एक ऐसा डिवाइस का एक खास काम होता है और आमतौर पर इसका आकार छोटा होता है।
सॉफ्टवेयर, गैजेट, कीबोर्ड या स्कैनर क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसको बोलते हैं गैजेट। गैजेट एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका एक खास काम होता है और आमतौर पर इसका आकार भी छोटा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आईटी गैजेट है? कीबोर्ड, कलाई घड़ी, स्मार्ट वॉच, जॉयस्टिक। तो जो कलाई घड़ी होती है वो आपकी एनालॉग या डिजिटल दोनों हो सकती है। वहीं पे स्मार्ट वॉच की बात की गई है तो ये एक तरह का आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला गैजेट है स्मार्ट वॉच। में आप इनकमिंग आउटगोइंग कॉल्स को देख सकते हैं, अपने शारीरिक फिजिकल ट्रैकिंग को कर सकते हैं, यानी कि आप अपना बीपी नाप सकते हैं या कई अन्य काम भी कर सकते हैं। स्मार्ट बैंड को इस नाम से भी जाना जाता है, स्मार्ट ब्रेसलेट, कनेक्टेड ब्रेसलेट या दोनों। तो दोनों ही कह सकते हो, ब्रेसलेट हैं स्मार्ट कनेक्टेड दोनों ही, जो आपके डिवाइस से वाईफाई या ब्लूटूथ के माध्यम से कनेक्टेड होते हैं। तो स्मार्ट बैंड ऐसे स्मार्ट ब्रेसलेट या कनेक्टेड ब्रेसलेट कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पहनने योग्य कंप्यूटिंग डिवाइस है जो चश्मे के रूप में हेड माउंटेड डिस्प्ले के साथ आता है? गूगल ग्लास, ड्रोन कैमरा, स्पाई पेन या स्मार्ट गॉगल। तो इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा एक पहनने योग्य कंप्यूटिंग डिवाइस है? पहनने योग्य भी है, चश्मे के रूप में हेड माउंटेड डिस्प्ले के साथ आता है। तो हेड माउंटेड डिस्प्ले के साथ अगर आ रहा है तो उसको गूगल ग्लास कहा जाता है। क्या कहते हैं? गूगल ग्लास। जबकि ड्रोन कैमरा अलग है, स्पाई पेन एक तरह से स्पाई जासूसी कैमरा वाला पेन होता है। स्मार्ट गॉगल, तो स्मार्ट गॉगल कोई भी हो सकता है जिसमें आप हल्का फुल्का कोई दे दें, लेकिन गूगल ग्लास एक कंप्यूटिंग डिवाइस है। इस आईटी गैजेट का इस्तेमाल सुरक्षा, सेफ्टी और यहां तक कि जांच के लिए भी किया जाता है। ड्रोन कैमरा, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ स्पीकर, स्पाई पेन। डी विकल्प सही होगा इसका, स्पाई पेन। भीम ऐप का उपयोग सरल, आसान और त्वरित भुगतान लेन-देन करने के लिए किया जाता है। पासवर्ड, यूपीआई, फ़ोन नंबर, आधार नंबर। भीम ऐप एक तरह का यूपीआई ऐप है। यूपीआई का पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तक आप आंसर इसमें कमेंट में ज़रूर बताएं। सरल, आसान और त्वरित भुगतान, इमीडिएट पेमेंट होता है, यानी इसमें आईएमपीएस सेवा का उपयोग किया जाता है जो कि बैंकिंग सेवा है। इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज होता है इसका पूरा नाम, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। और यहाँ पे पूछा गया है लेन देन करने के लिए किया जाता है। पासवर्ड का, भाई पासवर्ड का काहे के लिए किया जाएगा? यूपीआई, फोन नंबर, आधार नंबर। तो अगर आप भीम ऐप का उपयोग कर रहे हैं तो आपको यूपीआई का उपयोग करना होता है। किसका उपयोग करना होता है? यूपीआई। आईआरसीटीसी द्वारा लॉन्च किए गए ऐप को किस नाम से जाना जाता है? आईआरसीटीसी ऐप द्वारा लॉन्च किए गए ऐप को जाना जाता है आईआरसीटीसी कनेक्ट नाम से जानते हैं, आईआरसीटीसी कनेक्ट के नाम। पेटीएम भारत का सबसे बड़ा मोबाइल पेमेंट और कॉमर्स प्लेटफॉर्म है की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे आपको इसका आंसर देना है विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा ने भारत के सबसे बड़े मोबाइल पेमेंट और कॉमर्स प्लेटफॉर्म की स्थापना की। यह मोबाइल ऐप भौतिक दस्तावेजों और नकली दस्तावेजों के उपयोग को कम करता है। यह कौन सा ऐप है? आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट ले जाने की जरूरत नहीं होती है, आप इन डॉक्यूमेंट्स को डिजी लॉकर ऐप में सुरक्षित कर सकते हैं, जो कि भारत का ई गवर्नेंस सेवा है और इसमें आप दस्तावेजों को सुरक्षित कर सकते हैं। तो यहाँ पे बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, डिजी लॉकर ऐप। माई गॉव ऐप ई गवर्नेंस सेवा के लिए उपयोगी है, जिसपे आप प्रशासनिक सेवाओं को देख सकते हैं। आरटीआई इंडिया ने फोन के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, तो ये एक तरह का एंड्रॉयड एप्लीकेशन होता है। किस तरह का होता है? एंड्रॉयड एप्लीकेशन। ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अभी कुछ ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। इंस्ट्रक्शन निर्देश एक कमांड है जो उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर भाषा में कंप्यूटर को दिया जाता है। सही या गलत? हाँ, निर्देश एक तरह का कमांड होता है जो यूजर द्वारा कंप्यूटर को कंप्यूटर भाषा में दिया जाता है, तो ये ट्रू है, ट्रू। इंफॉर्मेशन जानकारी कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों का समूह है। यस, इसे प्रोग्राम कहते हैं। सही या गलत? तो यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है, डेटा क्या होता है?
कंप्यूटर में प्रविष्ट कराए जाने वाले तथ्य एवं आंकड़े, क्या होता है? तथ्य एवं आंकड़े। आंकड़े कौन से? जैसे नंबर्स हुए या फिर कोई पिक्चर हुआ, चित्र हुआ, साउंड हुआ, इनको इनपुट करना। तथ्य क्या है? मान लीजिए कोई टेक्स्ट है, सिंबल्स हैं, इनको इनपुट करना। डेटा, और इनको जो रॉ डेटा है उसको व्यवस्थित कर देना, यानी प्रोसेस्ड डेटा जो होता है, प्रोसेस्ड डेटा को बोलते हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे निर्देशों का समूह प्रोग्राम कहलाता है, और इंफॉर्मेशन ये फॉल्स है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर मल्टीटास्किंग, एक साथ कई काम नहीं कर सकते थे। जी हाँ, एक साथ कई काम नहीं कर सकते थे, यानी मल्टीटास्किंग नहीं से, तो ये ट्रू। NCR 304 IBM 1401 दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों के उदाहरण हैं, ट्रू या फॉल्स? तो ये दोनों ही सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल हैं, तो ये ट्रू स्टेट। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों की मुख्य विशेषता वैक्यूम ट्यूब थी, सही या गलत? एक्चुअली ये गलत है, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता थी। स्कैनर, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। स्कैनर, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक ये तीनों ही इनपुट डिवाइसेस हैं, तो यहाँ पे ये फॉल्स स्टेटमेंट है। OCR एक ऐसा डिवाइस है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजर, एक ऐसा डिवाइस जो लिखे हुए या टाइप किए गए टेक्स्ट को स्कैन करता है और उसे कंप्यूटर द्वारा पढ़े जा सकने वाले रूप में बदल देता है, सही या गलत? ये सही। माइक प्राप्त ध्वनि को कंप्यूटर के फॉर्मेट में बदल देता है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। आउटपुट डिवाइस उन निर्देशों या डेटा को स्टोर करते हैं जिन्हें CPU प्रोसेस करता है, बिल्कुल गलत, ये गलत है। स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सेल की संख्या को रेजोल्यूशन कहा जाता है, ये बिल्कुल सही कथन लिया गया है। जो स्क्रीन होती है, स्क्रीन पे जो कई तरह से छोटे छोटे पॉइंट्स में बटी होती है, इन पॉइंट्स को ही रेजोल्यूशन कहा जाता है। अगर यहाँ पे 600 इंटू 600 दिया है, इसका मतलब है किसी एकांक क्षेत्रफल में बनने वाले बिंदुओं की संख्या 600 हॉरिजॉन्टल है तो 600 वर्टिकल। CRT कैथोड रे ट्यूब में एक इलेक्ट्रॉन गन का उपयोग किया जाता है जो स्क्रीन के अंदर की परत पर लगे फॉस्फोर डॉट्स के समूह पर इलेक्ट्रॉन छोड़ती है, सही या गलत? तो ये सही है। जब कंप्यूटर कोई रिपोर्ट प्रिंट करता है तो इस आउटपुट को हार्ड कॉपी कहा जाता है। डेटा जो होता है वो दो तरह से होता है, सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी डेटा से मतलब जो प्रिंटेड डेटा है, और सॉफ्ट कॉपी से मतलब जो मॉनिटर पर प्रदर्शित। तो यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट। प्लॉटर का उपयोग इमारतों और शॉपिंग मॉल के नक्शे बनाने के लिए किया जाता है। बड़े बड़े नक्शे बनाना हो या बड़े ग्राफिक्स बनाने हो या चित्र तैयार करने हो, तो यहाँ पे ट्रू। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग डेटा को मेमोरी आवंटित करने के लिए किया जाता है। भाई मेमोरी का एंटीवायरस से कोई में लेना देना नहीं, तो ये फॉल्स है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मुफ्त या कम कीमत पर उपलब्ध होना चाहिए, तो ये ट्रू। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के लाइसेंस और रखरखाव बहुत सस्ते होते हैं, एक गलत है। स्मार्ट बैंड में एक पेडोमीटर और कभी कभी एक ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर भी होता है, ये ट्रू। पेडोमीटर आपके द्वारा चले गए कदमों को काउंट करता है और ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर आपके हार्ट रेट को काउंट करता है। गूगल ग्लास एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। ड्रोन कैमरा मोबाइल ऐप का एक उदाहरण है, ये गलत है। भीम ऐप को लॉन्च करने का उद्देश्य कैशलेस पेमेंट करना है। माईगॉव ऐप का इस्तेमाल सभी सरकारी दस्तावेजों को स्टोर करने के लिए किया जाता है, ये गलत है। ये इसमें डिजी लॉकर का उपयोग किया जाता है। सेवाएं अगर दिया हो तो सही होता, ये फॉल्स। अंतिम प्रश्न, हेल्पलाइन ऐप दूसरे देश में मतदाताओं को सेवा और जानकारी देने के लिए एक सिंगल पॉइंट उपलब्ध कराता है, क्या ऐसा कुछ है? हेल्पलाइन ऐप पूरे देश में मतदाताओं को, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये सही है। वोटर हेल्पलाइन के नाम से है ऐप, जो कि पूरे देश में मतदाताओं को सेवा और जानकारी देने के लिए एक सिंगल पॉइंट उपलब्ध कराता है।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस मैराथन क्लास की नेक्स्ट सीरीज के क्रम में अगला जो चैप्टर होगा उससे प्रश्न लिए जाएंगे सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से एंड अदर से। तो एक एक करके हम इन सभी को समझेंगे। ये था पार्ट 1। अगले पार्ट को लेकर के आएंगे नेक्स्ट डे। मैं दिलीप कुमार स्वागत करता हूं आपका योर हेल्थ एजुकेशन चैनल में। इस चैनल में आपको ट्रिपल सी एग्जाम से रिलेटेड एवं अन्य कंप्यूटर जीके के क्वेश्चंस और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस एवं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस के एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते हैं। तो गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, जिससे कि उनको भी बेनिफिट मिले और ट्रिपल सी एग्जाम में वो गारंटी से पास हो जाएं। सो शुरुआत करते पहले प्रश्न के साथ। आज के इस टॉपिक में कवर करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले हमने फंडामेंटल को समझा था, जो कि कल के वीडियो में आप देख सकते हैं। आज जानने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के 65 एमसीक्यूज और इसी के साथ साथ उसको एक्सप्लेन भी करते चलेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, उबुंटू एक है। भाई देखिए, लिनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ओएस है और लिनक्स के कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब है जो कंपनी कुछ ऐसी है, तो ये ओपन सोर्स है। ये लिनक्स कैसा है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जिसको आप इंटरनेट से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर। तो यहाँ पे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे फेडोरा, उबुंटू, लिनक्स, काली, रेड हैट। ये इनके द्वारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसी में से एक है उबुंटू। तो उबुंटू एक है, क्या है? अब आपको यहां से आइडिया लग गया होगा। आंसर आप कमेंट में बता दीजिए जल्दी से, 1 2 3 4 5। और आपने आंसर नहीं दे पाया है। चलिए, आंसर इसका है ऑपरेटिंग सिस्टम। उबुंटू एक है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑफिस सूट की बात की जाए तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस ऑफिस एक ऑफिस सूट है। आपके ट्रिपल सी एग्जाम में वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ये प्रश्न इनसे भी पूछे जाते हैं। ऑफिस सूट के अंतर्गत एमएस ऑफिस आता है। एंड दूसरा जो फ्री है, जो आप इंटरनेट से डाउनलोड करके अपना अभ्यास कर सकते हैं, वो है लिब्रे ऑफिस, एक ओपन सोर्स। ठीक है। डेस्कटॉप पब्लिकेशन, जैसे कि डीटीपी के अंतर्गत आपके पेज मेकर, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, ये एप्लीकेशन आते हैं। ब्राउजर के अंतर्गत गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, फायरफॉक्स, ये सारे एप्लीकेशंस आते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे उबुंटू एक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य जानते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के कई उद्देश्य हैं, जिनमें से एक मुख्य उद्देश्य है, वो है कंप्यूटर हार्डवेयर को ऑपरेट करना, यानी जो मशीन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया गया है उस मशीन को वो विधिवत चला पाए, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य है कि वह सॉफ्टवेयर जो उसमें इंस्टॉल किया जा रहा है वो और यूजर के इंटरेक्शंस को लचीला और आसान बना सके। ठीक है ना। तो यहाँ पे उद्देश्य दिए हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर का सबसे कुशल उपयोग करना, लोगों को कंप्यूटर का उपयोग करने की अनुमति देना, सिस्टम प्रोग्रामर को रोजगार देना, कंप्यूटर को उपयोग में आसान बनाना। भाई देखिए, सिस्टम प्रोग्रामर को रोजगार देना ये नहीं है, कंप्यूटर को उपयोग में आसान बनाना ये इसका काम आपको खुद करना होगा। लोगों को कंप्यूटर का उपयोग करने की अनुमति देना तो वो देता है, लेकिन कंप्यूटर हार्डवेयर का सबसे कुशल उपयोग करना, यानी कंप्यूटर हार्डवेयर का आप सही तरीके से उपयोग कर पाए, इसके लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करना होता है। फाइलों, यहां पे इसका उत्तर बात हो रही, कंप्यूटर हार्डवेयर को सबसे कुशल उपयोग करना हार्डवेयर के लिए आपको इंटरफेस प्रदान करता है, लेकिन सबसे ज्यादा उपयुक्त विकल्प यहाँ पे आएगा कंप्यूटर को उपयोग में आसान बनाना। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए हार्डवेयर का सबसे कुशल उपयोग करना ये भी शामिल हो जा रहा है, लोगों को कंप्यूटर का उपयोग करने की अनुमति देना इसको भी शामिल किया जा सकता है, सिस्टम प्रोग्रामर को रोजगार देना ये गलत है, बाकी यहाँ पे डी विकल्प सही होगा। समझाने में थोड़ी त्रुटि हुई। कंप्यूटर को उपयोग में आसान बनाना, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है कंप्यूटर को उपयोग में आसान बनाना। फाइलों और डायरेक्टरी के निर्माण और हटाने के लिए जिम्मेदार है।
अगर आप कोई फाइल और डायरेक्टरी को क्रिएट करते हैं, डिलीट करते हैं, तो ये कार्य किसका होता है? कमांड्स प्रॉम्प्ट का। यानी कमांड प्रॉम्प्ट किसके अंतर्गत आता है? लिनक्स या डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक ना। प्रॉम्प्ट, यहाँ पे ये काम आप करेंगे, फाइलों और डायरेक्टरी के क्रिएट करना या डिलीट करने का काम वो ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए किया जाता है। यह चलने वाले प्रत्येक प्रोसेस के लिए शेड्यूलिंग प्रदान करता है। शेड्यूलिंग यानी शेड्यूल्ड बना देता है। टाइम शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड रियल टाइम ओएस या फिर सिंगल यूजर ओएस। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस होता है जिसमें अलग अलग डिफरेंट मशीन्स पे आप इन्हें यूज कर सकते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कई मशीन्स के लिए, जैसे कि आपको मिसाइल ऑपरेट करनी हो या फिर कोई जो है के पास या सैटेलाइट को आपको रियल टाइम में स्थापित करना हो, तब आपको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करना होता है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल हैं डॉस, लिनक्स प्रॉम्प्ट। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में आप एक दूसरे से टाइम शेयर कर सकते हैं, यानी कि शेड्यूल कर सकते हैं अलग अलग टाइमिंग पे कमांड्स को, निर्देश को, ठीक है। तो यहाँ यह चलने वाले प्रत्येक प्रोसेस के लिए शेड्यूलिंग प्रदान करता है, तो इसका विकल्प सही हो जाएगा ए, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कमेंट में जरूर लिख दिया करिए, ज्वाइन अभी तक ज्यादा लोग नहीं हुए हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टी यूजर कहा जाता है यदि, मल्टी यूजर टर्म से ही आपको समझ आ गया होगा। मल्टी मतलब बहुत सारे, यानी कि अधिक, दो या दो से अधिक कौन उपयोगकर्ता जिस पे काम कर पाए। एक साथ कई उपयोगकर्ता काम कर पाते हैं, जैसे लिनक्स सर्वर या विंडोज सर्वर पे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टी यूजर कहा जाता है यदि एक से अधिक प्रोग्राम एक साथ चल सकें, तो ये होता है मल्टीटास्किंग। क्या है? मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टीटास्किंग, ठीक है, मल्टीटास्किंग। एक से अधिक यूजर एक साथ काम कर सकते हैं, इसको बोलते हैं मल्टी यूजर। क्या बोलते हैं? मल्टी यूजर। यहाँ पे बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, एक से अधिक यूजर एक साथ काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोसेस, खाली स्थान है, यहाँ पे भरना होगा इनमें से सही विकल्प। प्रोसेस और मेमोरी प्रबंधन सेवाएं प्रदान करता है जो दो या अधिक कार्यों, जॉब्स या प्रोग्राम को एक साथ चलाने की अनुमति देती हैं। एक तो ये प्रोसेस और मेमोरी प्रबंधन यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये अधिक कार्यों, मल्टीटास्किंग, जॉब से प्रोग्राम को एक साथ चलाने की अनुमति देता है, तो क्या हो गया? मल्टीटास्किंग। क्या हो जाएगा? मल्टीटास्किंग। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज कई प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्राम की एक साथ प्रोसेसिंग कहलाती है। कितना आसान है प्रोसेसिंग। और कई प्रोग्राम की तो मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोसेसिंग। सो इधर पे आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा, मल्टी प्रोसेसिंग। क्या हो जाएगा? मल्टी प्रोसेसिंग। अगला प्रश्न है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, भाई ये ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है, जितने भी क्वेश्चंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड हैं, जिसे पहली बार 1969 में विकसित किया गया था। कौन सा इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम है? जल्दी से कमेंट में जल्दी बता दीजिए आप लोग इसका आंसर। विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स, यूनिक्स। विंडोज क्या है? एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टीटास्किंग, जो कि किस तरह का है? एक प्रोप्राइटरी ओएस है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का। किसका? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का। मैक ओएस एप्पल के द्वारा तैयार मैसेंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स एक फ्री एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ओपन सोर्स ओएस है एंड मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग है। यूनिक्स भी एक तरह से सबसे शुरुआत में इसे विकसित किया गया, सी भाषा से डेवलप है ये, सी लैंग्वेज से इसे विकसित किया गया है, और ये भी आपका फ्री ओपन सोर्स है, और ये आसानी से आप इसको मान लो कोड कर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो ये 1969 में विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? लिनक्स, लिनक्स की बात की जा रही है, ओपन सोर्स है, माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज, मैक। तो ये देखिए मैक, विंडोज और माइक्रोसॉफ्ट ये अलग अलग कंपनी दी है। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक एप्पल का ओएस है। तो यहाँ पे ओपन सोर्स की बात की जा रही है, तो लिनक्स कैसा है? एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है।
इनको ही आपको याद रखना है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रृंखला कौन सा सॉफ्टवेयर है? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, कौन सा? मैकओएस, MS विंडोज, लिनक्स, सोलारिस। तो यहाँ पे आपको ये चारों ही ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं, जिनमें से MS विंडोज माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। GUI का पूरा नाम आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, कमेंट में लिखिए इसका पूरा नाम GUI का क्या होता है। तो इसका ध्यान रखिए, अगर नहीं मालूम तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एप्पल इनकॉर्पोरेशन द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया है? iOS, ब्लैकबेरी, एंड्रॉयड, सिम्बियन। ठीक ना? तो इसके आपको आंसर देना है, जल्दी से बता दीजिए कौन सा एप्पल इनकॉर्पोरेशन द्वारा तैयार किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है? एंड्रॉयड, ब्लैकबेरी, सिम्बियन, iOS। तो इसमें ज्यादा से ध्यान रखिएगा, एप्पल iOS है ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एप्पल कंपनी द्वारा तैयार किया गया है। ब्लैकबेरी दूसरी कंपनी है ब्लैकबेरी, उससे तैयार किया गया। एंड्रॉयड एक मोबाइल प्लेटफॉर्म, कई बहुत सारे स्मार्टफोन पर उपयोग में लाया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिम्बायन एक तरह से चाइनीज ऑपरेटिंग। ब्लैकबेरी किसे भी सपोर्ट करता है? मतलब किसको और किसको सपोर्ट करता है? वेब 1.0, वेब 1.2, वेब 1.15। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, वेब 1.2। वेब 1.2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। GUI का पूरा नाम क्या है? GUI स्टैंड्स फॉर, GUI का अभी मैंने जस्ट आपको ऊपर बताया है, क्या इसका आंसर हो जाएगा? जल्दी से कमेंट में बताइए। ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूज्ड इंटरफेस, ग्रेट यूजर इंटरफेस, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऐसे मामले में आपको ध्यान से इन्हें पढ़ना होगा, क्योंकि एक भी स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो जाती है तो आप गलत कर जाएंगे। जैसे यहाँ यूजर लिखा, जल्दी अगर आपने पढ़ा यूज भी कर दिया तो गलत हो जाएगा, है ना? तो आपको ध्यान से इसका उत्तर देना होता है। GUI का उपयोग किसके बीच एक इंटरफेस के रूप में किया जाता है? इंटरफेस से मतलब है कि आपको एक एनवायरनमेंट प्रदान करना जिससे आप अपने कार्य को आसानी से कर सकें, और आइकन के रूप में या फिर सिंबल्स के रूप में यहाँ पे चित्र प्रदर्शित होंगे, जिन पर आप क्लिक करके काम आसानी से कर लेते हैं। ऐसे इंटरफेस को बोला जाता है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो यहाँ पे किसके बीच एक इंटरफेस के रूप में काम करता है? तो ये हो गया कंप्यूटर और आप हो गए यूजर। तो कंप्यूटर और यूजर के बीच में GUI आधारित OS आपको इंटरफेस प्रदान करता है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, मनुष्य और मशीन, प्रोग्राम और उपयोगकर्ता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मनुष्य और मशीन के बीच में, मनुष्य और मशीन के बीच एक इंटरफेस के रूप में कर सकता है। ठीक ना? या प्रोग्राम और उपयोगकर्ता, इसका दोनों ही विकल्प सही हो जाएंगे, लेकिन ज्यादा उपयुक्त विकल्प अगर पूछा जाए तो आपको टिक करना है इसमें प्रोग्राम और उपयोगकर्ता। भाई मशीन यहाँ पे आ जाता है, मान लो आपको मनुष्य और कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर में ज्यादा इंटरफेस नहीं रहता है, एक प्रोग्राम रहता है केवल। तो उसी प्रोग्राम की बात की जा रही है, प्रोग्राम और उपयोगकर्ता के बीच में इंटरफेस का काम करता है, तो ये ज्यादा उपयुक्त विकल्प है। ठीक है, मशीन अगर यहाँ पे कंप्यूटर की बात की जाए तो कंप्यूटर मनुष्य दोनों सही विकल्प है। तो ऐसे कंफ्यूजिंग वाले में आपको सतर्कता से आंसर देना होगा। इसका आंसर सी हो जाएगा, प्रोग्राम और यूजर। यह कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए स्क्रीन पर प्रदर्शित चित्रों, जिन्हें आइकन कहा जाता है। तो चित्र या छोटे छोटे से चित्र प्रदर्शित होते हैं, ग्राफिकल आइकन्स जो प्रदर्शित होते हैं, ग्राफिकल इमेजेस, पिक्चर्स जो प्रदर्शित होती हैं, उनको आप आइकन कहते हैं। और मेनू का उपयोग करता है तो कौन? कमांड बेस्ड यूजर इंटरफेस, GUI, सिस्टम यूटिलिटी, API। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कमांड बेस्ड यूजर इंटरफेस, जैसे डॉस जो है वो आपको वन लाइन कमांड्स लिखनी होती हैं। जैसे आपको डायरेक्टरी की लिस्ट देखनी है तो dir कमांड देना होगा, डायरेक्टरी चेंज करना है तो cd कमांड देना होगा, मेक डायरेक्टरी md कमांड से एक नई डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिनक्स में pwd से को क्लिक करके आप यहाँ से प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को देख सकते हैं। कंप्यूटर का डेस्कटॉप किसे संदर्भित करता है? जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऑन करने पे पहली स्क्रीन जो आपके सामने प्रदर्शित होती है उसे डेस्कटॉप कहते हैं।
तो दिखाई देने वाली स्क्रीन, मॉनिटर के चारों ओर का क्षेत्र, माउस पैड का ऊपरी भाग या किसी फोल्डर के अंदर का भाग। तो डेस्कटॉप किसे संदर्भित करता है? दिखाई देने वाली स्क्रीन को। और दूसरा उधर पे विकल्प दिया मॉनिटर के चारों ओर का क्षेत्र, तो वो नहीं, केवल आपको दिखाई देने वाली स्क्रीन को संदर्भित करता है। उबुंटू के डेस्कटॉप पर प्रदर्शित होने वाली छवि को क्या कहते हैं? डेस्कटॉप पर प्रदर्शित होने वाली छवि जो होती है, यानी इमेज या फोटो, उसको क्या कहा जाता है? मुख्य छवि, वॉलपेपर, डेस्कटॉप छवि या विंडोज छवि। तो डेस्कटॉप इमेज कह सकते हो या इसे वॉलपेपर कहा क्या कहते हैं? वॉलपेपर। वॉलपेपर। तो कंप्यूटर पे स्क्रीन पे सामने चित्र प्रदर्शित होता है, उसको वॉलपेपर कहते हैं। एक टिमटिमाता हुआ संकेतक जो आपको दिखाता है कि आपकी अगली क्रिया कहाँ होगी, उसे क्या कहते हैं? ये एक तरह से, इस तरह से ब्लिंकिंग जो स्टार होता है, ये आपको दर्शाता है। तो ये सीपीयू को तो दर्शाता नहीं, टूल बार है नहीं, बूट है नहीं, तो क्या है? कर्सर। इसको क्या बोलते हैं? कर्सर या माउस पॉइंटर। ठीक है, तो माउस पॉइंटर या कर्सर। पीएससी में अगर आप अगली अगर टाइपिंग की बात करें तो नोटपैड या वर्ड में आपको इस तरह से ब्लिंक होता दिखेगा, इसको भी आप इंसर्जन पॉइंट या कर्सर कहते हैं। डेस्कटॉप स्क्रीन पर इस प्रोग्राम के नाम के साथ दिखाई देने वाले एक छोटे चित्र को क्या कहते हैं? डेस्कटॉप स्क्रीन पर अगर एक प्रोग्राम का नाम लिखा हुआ है और आइकन दिखाई दे रहा है, तो उसको आप शॉर्टकट कह सकते हैं या आइकन कहते हैं। तो यहाँ पे चार विकल्प दिए हैं, मेनू, फोटो, मोडेम या आइकन। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी, आइकन इसका सही विकल्प होगा। नेक्स्ट इज, जब आप अपने डेस्कटॉप पर किसी आइकन को स्थानांतरित या मूव करना चाहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? डबल क्लिकिंग, हाइलाइटिंग, ड्रैगिंग या पॉइंटिंग। तो क्या कहते हैं? अगर आप किसी आइकन को, मान लीजिए डेस्कटॉप पर एक आइकन है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम खुले हुए हैं, मैं इन सब प्रोग्राम को बंद कर चुका हूँ, और यहाँ पे जो डेस्कटॉप है, इस डेस्कटॉप पर इन आइकन्स को अगर आपको मूव करना होता है, तो ये इसको बोला जाता है ड्रैगिंग। क्या बोलते हैं? ड्रैग करना, एक जगह से दूसरी जगह ड्रैग करना। तो यहाँ पे आपका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? डबल क्लिकिंग, हाईलाइटिंग, ड्रैगिंग या पॉइंटिंग। तो इसको बोलेंगे ड्रैगिंग। क्या बोलेंगे? ड्रैगिंग। डबल क्लिक से मतलब है माउस, आपके सामने माउस है तो माउस डिवाइस को दो बार जल्दी जल्दी बटन दबाना, डबल क्लिक होता है। हाईलाइट करने से मतलब है, जैसे कि मैं इसको हाईलाइट करूं, ये मैंने हाइलाइटर ले लिया और इस तरह से टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, तो इसको बोलते हैं हाईलाइट करना। पॉइंटिंग की बात की जाए तो यहाँ पे जिस तरह से, यहाँ इस तरह से मैं इस कर्सर को जहां पे ला रहा हूँ, पॉइंटर को ला रहा हूँ, तो ये है पॉइंटिंग करना। ठीक है, सभी हटाई गई डिलीटेड फाइलें कहाँ जाती हैं? जितनी भी फाइल डिलीट की जाती हैं वो आपकी ट्रैश, टास्कबार, स्टेटस बार, कंप्यूटर कहाँ सुरक्षित होती हैं? तो आपको याद रखना है ट्रैश में। कहाँ पे? ट्रैश। ट्रैश एक तरह का डस्टबिन होता है लिनक्स में या कई अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम या मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड में, जहां पे ट्रैश में आपका जो भी डिलीटेड या रिमूव की गई हाल में रिसेंटली इमेजेस या आइटम्स को आप डिलीट करते हैं, वो ट्रैश में चला जाता है, यानी डस्टबिन में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रैश हो जाएगा। इसको रिसाइकिल बिन बोलते हैं, रिसाइकिल बिन। विंडोज में बोलते हैं रिसाइकिल बिन और लिनक्स में ट्रैश बोलते हैं। दिनांक और समय डेस्कटॉप पर कहाँ उपलब्ध होते हैं? भाई जैसे जो आपके सामने पहली स्क्रीन प्रदर्शित होती है, उसमें सबसे नीचे दाईं ओर पे आप देखेंगे तो आपको डेस्कटॉप के दाएं कोने पर डेट एंड टाइम प्रदर्शित होगा। इसे डेस्कटॉप पर राइट कॉर्नर पे पाया जाता है। तो इस विकल्प क्या सही हो जाएगा? दिनांक और समय डेस्कटॉप पर। नोटिफिकेशन एरिया, रिसाइकिल बिन, कीबोर्ड, माय कंप्यूटर। तो कहाँ पे होते हैं? नोटिफिकेशन एरिया में। ये जो कॉर्नर पे एरिया होता है उसको बोलते हैं नोटिफिकेशन एरिया। वर्तमान कीबोर्ड लेआउट और संबंधित सेटिंग्स का विवरण प्रदर्शित करता है। कौन? टेक्स्ट इंडिकेटर, क्लॉक इंडिकेटर, सेशन इंडिकेटर या नेटवर्क इंडिकेटर। तो इसका आपको आंसर जल्दी से कमेंट कर देना है। वर्तमान कीबोर्ड यानी जो आपका कीबोर्ड लेआउट है और उसकी सेटिंग्स है, उसका विवरण प्रदर्शित कौन करता है? तो यहाँ पे टेक्स्ट एंट्री इंडिकेटर होगा, ये कर सकता है। ठीक है, तो यह इनमें से चार में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो नेटवर्क इंडिकेटर तो है नहीं, है ना।
में इसके बाद क्लॉक इंडिकेटर ये भी नहीं है, ये घड़ी को प्रदर्शित करता है, समय को प्रदर्शित करता है। सेशन इंडिकेटर जो होता है वो एक तरह से आपके द्वारा जो वर्क किया गया किसी टाइम ड्यूरेशन में, वो उसको एक सेशन में बांट देता है, तो ये सेशन इंडिकेटर काम करता है। टेक्स्ट इंडिकेटर आपके एंट्री से संबंधित जो भी डेटा है उसको दिखाता है कि ये चीज भी यहाँ पे एंट्री हुई है। सो टेक्स्ट एंट्री इंडिकेटर इसका आंसर हो जाएगा। डेस्कटॉप के निचले भाग में स्थित लंबी क्षैतिज पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि जो नीचे पट्टी प्रदर्शित हो रही है, इस पट्टी की बात यहाँ पे की जा रही है, इस पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो आप आंसर दे सकते हैं, इसे कहते हैं टास्क बार। क्या कहते हैं? टास्क बार। उबुंटू विंडो के बाएं फलक में कौन से विकल्प शामिल होते हैं? बाएं फलक से मतलब है इस साइड, ठीक है। डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, ये सभी। तो डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, ये सभी। तो डेस्कटॉप भी रहता है, डॉक्यूमेंट्स भी रहता है, म्यूजिक, ये सभी इसका सही विकल्प हो जाए, ठीक है। किसी विंडो को छोटा करके आइकन बनाने के लिए क्या करना होगा? एक ग्रुप विंडो खोलें, एक विंडो को मिनिमाइज करें, एक विंडो को मैक्सिमाइज करें, एक विंडो को रिस्टोर करें। तो आप इनमें से किसी विंडो को छोटा करके अगर आपको आइकन बनाना है तो उसको मिनिमाइज करना होगा। उदाहरण के तौर पे जैसे मुझे इसको एक इंडिकेटर या छोटा सा आइकन के रूप में प्रदर्शित करना है, ये एज पे आ गया, तो इसको प्रदर्शित करने के लिए इसे मिनिमाइज करना होता है, ठीक है। आप देखोगे दूसरे राइट कॉर्नर पे यहाँ पे तीन बटन होते हैं, ये जो होता है ये मिनिमाइज होता है, एंड दूसरा ये बटन होता है ये रिस्टोर डाउन होता है, और तीसरा जो बटन होता है रेड कलर का उसको क्लोज बटन कहते हैं। वहां पे क्लिक करके आप करंट विंडो को बंद कर सकते हैं। एप्लीकेशंस को किसका उपयोग करके चलाया जा सकता है? अगर आप कोई एप्लीकेशंस को लॉन्च करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, तो आप लॉन्चर का उपयोग कर सकते हैं, और साथ ही सर्च योर कंप्यूटर पे क्लिक करके वहां पे उस एप्लीकेशन का नाम टाइप करके भी चला सकते हैं। सो ए और बी दोनों इसका विकल्प हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे मैंने यहाँ पे लोगो आर प्रेस किया और यहाँ पे रन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, जहां पे आप किसी एप्लीकेशन का नाम लिख देंगे, ओके करेंगे, तो वो एप्लीकेशन रन हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सेल लिखा था, एक्सेल को टाइम लग रहा है, ये रन हो गया, ठीक है। एंड अगर मुझे यहाँ पे सर्च और कंप्यूटर का प्रयोग करना है तो राइट क्लिक इधर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा सर्च और कंप्यूटर, तो यहाँ आप एप्लीकेशन का नाम दे। लॉन्चर में मौजूद किस आइकन की सहायता से आप माउस की प्रॉपर्टीज, डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज आदि बदल सकते हैं? अगर आपने कंप्यूटर पर काम किया है, या आप कंप्यूटर में विंडोज या लिनक्स को ऑपरेट कर चुके हैं, या आपको अपने फोन में ही कोई सेटिंग बदलनी होती है दोस्तों, तो कैसे बदलते हैं? सिंपल सा बात है, सेटिंग जो मैंने टर्म बोला यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भाई सेटिंग तो दो जगह दिया है, ठीक है रानी। तो यहाँ प्रश्न है, सेटिंग एक ही जगह है। उबुंटू सॉफ्टवेयर सिस्टम सेटिंग्स सर्च और कंप्यूटर ट्रैश, तो माउस की प्रॉपर्टीज डिस्प्ले के लिए आपको सिस्टम सेटिंग्स को बदलना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। माउस एंड टचपैड विकल्प सिस्टम सेटिंग्स के किस अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध हैं? माउस एंड टचपैड, माउस अगर आपको देखना, माउस टचपैड विकल्प सिस्टम सेटिंग के पर्सनल, हार्डवेयर, सिस्टम प्रॉपर्टीज, तो इसका विकल्प आपका हो जाएगा बी, हार्डवेयर में। हार्डवेयर विकल्प के अंतर्गत सिस्टम सेटिंग के हार्डवेयर अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध हैं। आप लोग जुड़े हुए हैं तो मैं इसमें जल्दी से देख लेता हूँ आप लोग क्या कमेंट किए हैं। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, इसका आंसर तब तक आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए। डेस्कटॉप बैकग्राउंड के मेनू बार में घड़ी क्लॉक को प्रदर्शित करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? भाई बताइए किस टैब का उपयोग करते हैं? टाइम एंड डेट, क्लॉक, ए और बी दोनों, या मेनू? जल्दी से उत्तर दीजिए। डेस्कटॉप बैकग्राउंड के मेनू बार में घड़ी को प्रदर्शित करने के लिए आप क्लॉक ऑप्शन का उपयोग करते हैं, का उपयोग करते हैं क्लॉक ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। टाइम एंड डेट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किन चरणों का पालन करें?
टाइम एंड डेट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किन चरणों का पालन करें? सिस्टम सेटिंग, सिस्टम, टाइम, डेट। भाई टाइम एंड डेट बदलना है तो पहले आप सिस्टम सेटिंग में आइए, फिर सिस्टम, फिर टाइम एंड डेट विकल्प को चुनिए। सिस्टम सेटिंग्स यहाँ से आप इसको चुन सकते हैं कि इसको चुनेंगे, जल्दी से बताइए। सिस्टम सेटिंग हार्डवेयर, अभी बताया ना हार्डवेयर आता है, फिर टाइम एंड डेट विकल्प, तो यहाँ पे बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है। इस विकल्प की सहायता से आप डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज बदल सकते हैं। डिस्प्ले, अपीयरेंस, वॉलपेपर, बैकग्राउंड। डिस्प्ले और अपीयरेंस दोनों विकल्प से आप बदलते हैं। पहले शुरू में विंडोज जो होता था वो डिस्प्ले से बदलता था। इसमें अपीयरेंस के नाम से ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आपको अपीयरेंस चुनना है क्योंकि आपके सिलेबस में लिनक्स है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पे लिया गया है। तो लिनक्स में टर्म जो आता है वो अपीयरेंस आता है। और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के जो नवीनतम ओएस आते हैं, यानी जो विंडोज वगैरह आती है, तो इसमें भी आप देखोगे अपीयरेंस ऑप्शन आएगा। क्या आएगा? अपीयरेंस। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए डिस्प्ले प्रॉपर्टीज पे आएंगे, पर्सनलाइज डिस्प्ले सेटिंग्स पे आएंगे। यहाँ पे आपका ऑप्शन मिल रहा है डिस्प्ले का, डिस्प्ले नाम से ही आ रहा है, जबकि में डिस्प्ले नाम से आ रहा है। और आपका लिनक्स में आपको याद रखना है अपीयरेंस के नाम से। डिस्प्लेज आइकन किस अनुभाग में मौजूद होता है? हार्डवेयर, पर्सनल, सिस्टम, वॉलपेपर। तो यहाँ पे पर्सनल नहीं, किसमें रहेगा? 33 का, इसमें हार्डवेयर अनुभाग में। हार्डवेयर अनुभाग में डिस्प्ले आइकन उपलब्ध होता है। लॉन्चर में मौजूद आइकन की सहायता से आप सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जोड़ या हटा सकते हैं। लॉन्चर में मौजूद किस आइकन की सहायता से? सर्च योर कंप्यूटर, सिस्टम सेटिंग, ट्रैश, उबुंटू सॉफ्टवेयर। किससे? सिस्टम सेटिंग से आप सॉफ्टवेयर को, प्रोग्राम को जोड़ या हटा सकते हैं। उबुंटू सॉफ्टवेयर विंडो में कौन सा टैब या टैब उपलब्ध हैं? ऑल, इंस्टॉल्ड, अपडेट्स, ये सभी। तो इसमें बी विकल्प सही हो जाएगा, ये सभी। ठीक है। लॉन्चर के किस आइकन से प्रिंटर जोड़ा जा सकता है? सर्च योर कंप्यूटर, ट्रैश, सिस्टम सेटिंग, उबुंटू सॉफ्टवेयर। अगर आपको कोई प्रिंटर को ऐड करना है तो आपको आना होगा यहाँ सी ड्राइव, 36 का सी सिस्टम सेटिंग्स पे। यहाँ पे सिस्टम सेटिंग्स पे ड्रॉप डाउन मेनू से किस विकल्प का उपयोग प्रिंटर साझा करने के लिए किया जाता है? प्रॉपर्टीज, शेयरिंग, शेयर्ड या नेटवर्किंग। किसका उपयोग करते हैं आप? तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू से किस विकल्प का उपयोग प्रिंटर साझा करने के लिए किया जाता है? प्रॉपर्टीज, शेयरिंग, शेयर्ड, नेटवर्किंग। में ए विकल्प सही हो जाएगा, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के द्वारा आप प्रिंटर को साझा कर सकते हैं नेटवर्क में। एक जानकारी का एक संग्रह है जिसे एक इकाई के रूप में सहेजा जाता है। फोल्डर, फाइल, पाथ, फाइल एक्सटेंशन। तो यहाँ पे एक फाइल जो है वो एक डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन या जानकारी का संग्रह होता है। ठीक है। एंड फाइल्स को रखने के लिए जो स्टोरेज यूज किया जाता है उसको बोलते हैं फोल्डर। फाइल क्या है? फाइल क्या है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से इसका कमेंट में आंसर दे दीजिए। जस्ट अभी आपको बताया भी है। फाइल मुख्य स्टोरेज का एक भाग जिसका उपयोग डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। फाइल जानकारी का एक संग्रह जिसे एक नाम दिया गया और जिसका एक एक्सटेंशन है। फाइल प्रोग्राम का वह भाग है जिसका उपयोग ये बताएं कि प्रोग्राम को क्या करना चाहिए। फाइल को केवल सीडी में ही सहेजा जा सकता है। रॉन्ग। अब 2 आंसर आपके बचे हैं, इनमें से जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो इसमें 39 का बी हो जाएगा। फाइल जानकारी का एक संग्रह है से एक्सटेंशन एक नाम दिया गया और इसका एक एक्सटेंशन होता है। जैसे आपने लिखा राज डॉट डी डॉक्यूमेंट, राज डॉट ओ डी पी, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। ठीक है। तो राज डॉट ओ डी टी हो गया, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। इसके बाद अगला प्रश्न है, फाइलों को स्टोर करने के बाद इनमें व्यवस्थित किया जाता है। आर्कीव, आर्काइव, फोल्डर्स, इंडेक्स या लिस्ट। फाइल को स्टोर करने के बाद आप इनमें व्यवस्थित करते हैं। किस में व्यवस्थित करते हैं? फोल्डर्स में, इंडेक्स में या लिस्ट में। तो यहाँ पे आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, फोल्डर्स में। फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किस लिए किया जाता है? फाइल एक्सटेंशन का उपयोग आप किसके लिए करते हैं? फाइल का नाम रखा जा सके। फाइल एक्सटेंशन क्या है पहले इसको आप समझ लीजिए। जैसे आपने लिब्रे ऑफिस में काम किया राइटर में, तो राइटर में आप फाइल को सेव करेंगे तो सेव करते समय आपको उसका नाम देना होगा। जैसे मैंने दिया फंडामेंटल डॉट ओ डी टी,
यानी ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। तो जो ये 3 अक्षर का या 4 अक्षर का, जैसे एक्सेल का होता है XLXS, एंड पावर पॉइंट का होता है .ppt, क्या होता है PPTX, एंड वर्ड का होता है .docx। ये एक्सटेंशन नेम है। इमेजेस की बात की जाए तो सबके अलग होते हैं, .gif, .jpg, ठीक है, .mp4, वीडियो के लिए होता है .mp3, .wav ना। तो ये सभी क्या है, एक्सटेंशन नेम है। और ये इसलिए किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके फाइल का नाम खो ना जाए, फाइल की पहचान की जा सके, फाइल के प्रकार की पहचान की जा सके। यहाँ पे फाइल के प्रकार की पहचान की जा सके। ठीक, नेक्स्ट इज राइटर का फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन यहाँ पे .odt होता है। यहाँ पे एफ गलत दिया भाई, यहाँ पे आपको करना है .odt, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट है, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। ठीक है, डिस्क पर एक नामित क्षेत्र जिसका उपयोग संबंधित सब फोल्डर और फाइलों को स्टोर करने के लिए, एक डिस्क पर एक नामित क्षेत्र जिसका उपयोग संबंधित सब फोल्डर और फाइलों को स्टोर करने के लिए किया जाता है उसे कहा जाता है डेस्कटॉप फोल्डर मेनू विंडो। क्या कहा जाता है, एक नामित क्षेत्र जिसमें सब फोल्डर और फाइलों को स्टोर कर सकते हैं उसको बोलते हैं फोल्डर। ठीक है, मेनू क्या होता है, मेनू एक लिस्ट होती है जिसमें आप कई तरह के एप्लीकेशंस के नाम प्रदर्शित होंगे या कई ऑप्शंस प्रदर्शित होंगे। जैसे फाइल मेनू की बात की जाए तो इसमें आपके न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, एक्सपोर्ट, ये सभी ऑप्शन उपलब्ध होंगे। विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, डेस्कटॉप पहली स्क्रीन होती है जो आप प्रदर्शित होती है। पदानुक्रमित फोल्डर यानी सीक्वेंस फोल्डर संरचना बनाते समय को दूसरे फोल्डर में शामिल किया जा सकता है। मिनी फोल्डर, टीयर्ड फोल्डर, सब फोल्डर या ऑब्जेक्ट। तो सब फोल्डर को एक फोल्डर में आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। अगर आपको शिफ्ट के साथ डिलीट करते हैं तो फाइल डिलीट हो जाती है और वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है। तो यहाँ पे 45 का ए विकल्प सही होगा। ठीक ना, शिफ्ट प्लस डिलीट, कौन सा, शिफ्ट प्लस डिलीट ऑप्शन इसका सही होगा। जब आपको किसी फाइल को डिलीट करना होता है परमानेंटली तो आप शिफ्ट और डिलीट प्रेस करते हैं। इसके बाद ट्रू एंड फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस कुछ दिए गए हैं तो उनको आप डिस्कस कर लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल नहीं, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये भी कथन कैसा हो गया, फॉल्स। प्रोसेस मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य है, यस। तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम के कामों में देखेंगे तो प्रोसेस मैनेजमेंट इसका पहला ही काम होता है। प्रोसेस मैनेजमेंट, आईओ डिवाइस मैनेजमेंट, आईओ इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट एंड डेटा मैनेजमेंट इसका काम होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी का प्रबंधन करता है, ट्रू या फॉल्स। तो ये ट्रू क्वेश्चन है, आपकी जो प्राइमरी मेमोरी है उसका ये मैनेज करता है। नेक्स्ट इज लिनक्स एक केस सेंसिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये भी आपका ट्रू है क्योंकि लिनक्स जो है वो एक केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव से मतलब है कि अगर आपने dir की जगह पे कैपिटल dir लिख दिया या pwd प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कमांड की जगह पे आपने pwd इस तरह से लिख दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ये ट्रू स्टेटमेंट। उबुंटू एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रू या फॉल्स। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, उबुंटू एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबुंटू लिब्रे ऑफिस नामक ऑफिस सूट को सपोर्ट नहीं करता, ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पे ये फॉल्स है, सपोर्ट करता है। सर्च योर कंप्यूटर को ट्रैश के नाम से भी जाना जाता है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सर्च योर कंप्यूटर को ट्रैश के नाम से नहीं जाना जाता। उबुंटू सॉफ्टवेयर आइकन का उपयोग सॉफ्टवेयर जोड़ने और हटाने के लिए किया जाता है, ये ट्रू है। एक ये ट्रू स्टेटमेंट है तो आपको आगे ध्यान रखना है। यूजर इंटरफेस कमांड या मेनू का एक सेट होता है, ये ट्रू है।
CUI कमांड लाइन इंटरफेस के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। CUI को कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या कमांड लाइन इंटरफेस भी कहते हैं। GUI में विशिष्ट कार्य करने के लिए आपको कमांड टाइप करने की आवश्यकता होती है, ये गलत स्टेटमेंट है। GUI में आपको आइकन्स ग्राफिक्स दिए होते हैं, तो यहाँ कमांड की जरूरत नहीं होती। उबुंटू में हटाई गई फाइलें CD-ROM में स्टोर होती हैं। हटाई गई फाइलें CD-ROM में नहीं, ट्रैश में स्टोर होती हैं, इसलिए ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। टास्क बार के 3 भाग होते हैं। स्टार्ट बटन बिल्कुल होता है, ये स्टार्ट बटन है, स्टार्ट मेनू है, ठीक है। मध्य भाग और नोटिफिकेशन एरिया, तो ये ट्रू। उस कंट्रोल बटन का नाम जिसे क्लिक करके किसी विंडो को पूरी स्क्रीन के आकार तक बड़ा किया जाता है मिनिमाइज बटन है, तो ये गलत है। मिनिमाइज से छोटा होता है और रीस्टोर या मैक्सिमाइज से बड़ा होता है। टाइटल बार में ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिन्हें चुना जा सकता है, मतलब सेलेक्ट किया जा सकता है, तो टाइटल बार में नहीं होते हैं, ये कहाँ होते हैं, टास्क बार में होते हैं, ठीक है। आप माउस प्रॉपर्टी से वॉलपेपर, स्क्रीन सेवर आदि की सेटिंग बदल सकते हैं। नहीं भाई, वॉलपेपर स्क्रीन ये डिस्प्ले की सेटिंग है, यानी अपीयरेंस है, ठीक है ना, तो ये आपके माउस प्रॉपर्टी से नहीं बदले जा सकते, इसलिए फॉल्स स्टेटमेंट। यदि प्रिंट प्रीव्यू प्रिंट क्यू में आइटम मौजूद है तो आप प्रिंटर को हटा नहीं सकते हैं, क्या ऐसा है? भाई प्रिंट क्यू में आइटम मौजूद है तो आपको जनरली हटाना नहीं चाहिए, लेकिन हटा सकते हैं, हटा नहीं सकते ये नहीं होता, आप हटा सकते हैं लेकिन इसको हटाना नहीं चाहिए। .exe एग्जीक्यूटेबल फाइल का एक्सटेंशन है, ये एकदम करेक्ट है। .exe फाइल जो होती है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं, जिन पे क्लिक करके आप उन्हें एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फोल्डर एक कंटेनर है जिसका उपयोग आप फाइलों को स्टोर करने के लिए कर सकते हैं। फोल्डर एक तरह का कंटेनर है, यानी कि एक मेमोरी स्पेस है, जिससे आप फाइलों को मेमोरी स्पेस है जिससे आप फाइलों को स्टोर कर सकते हैं, तो ये ट्रू स्टेटमेंट, ठीक ना। तो इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है, उबुंटू फाइलों और फोल्डरों के साथ काम करने के कई तरीके प्रदान करता है। यस, आप इनके साथ कई तरीके से काम कर सकते हैं, ये ट्रू स्टेटमेंट है। ये थे 65 MCQs जो कि आपके आगामी CCC एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। साथियों, आप चैनल पर नए हैं तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड वीडियो को अपने दोस्तों को कर दीजिए शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।